नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है संघवाद। इसके आज हम वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघवाद क्या है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें कम से कम दो प्रकार की सरकार होती है। एक तो होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश की होती है, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य सरकारें होती है। ऐसी प्रणाली में भी कहता कि कई संघ सरकारों में हमने देखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास बराबर शक्तियां होती है, और कई संघ में हमने ऐसा भी देखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। दोनों ही परिस्थितियां हो सकती है संघवाद में, लेकिन संघवाद की मेन विशेषता ये है कि दो सरकार होगी, दोनों की अलग अलग शक्तियाँ होगी। शक्तियाँ उनको संविधान के द्वारा दी जाएगी। आपस में एक सरकार दूसरी सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होगी। दोनों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था संघ बनने के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला प्रकार बताया था मैंने कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में आपको बताया गया था कि दोनों को बराबर इक्वल पावर रहेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर पावर रहेगी। और एक बताया था मैंने आपको होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर के अंदर मैंने आपको बताया था कि केंद्र के पास पावर है वो राज्य की तुलना में ज़्यादा होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, अधिकारक क्षेत्र क्या होता है। अधिकारक क्षेत्र एक ऐसा दायरा या ऐसी सीमा या ऐसे विषय जिनके ऊपर किसी का कानूनी अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया भौगोलिक सीमा है, भाई हमारे देश की सीमा निश्चित है, हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं निश्चित है। वो उस सीमा तक उस राज्य का कानूनी अधिकार है, क्योंकि कानून के माध्यम से भी यहाँ तक वो उस राज्य की सीमा है, तो वो उसका वैधानिक अधिकार कहलाएगा, जिस पर किसी का कानूनी अधिकार होता है। इसमें विषय डाल लिए हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें जिस सूची में जो विषय डाल दिया गया है उस पर उसी सरकार का वैधानिक अधिकार हो चुका है, क्योंकि कानून ने, संविधान ने डाले हैं वो विषय, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो जिस पर किसी का कानूनी अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार होता है, वो उसका अधिकारक क्षेत्र कहलाता है। हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियाँ? 3 सूची है। पहली संघ सूची या केंद्र सूची, जिसके विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी सूची जिसमें जो विषय दिए होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, जिसको हम राज्य सूची कहते हैं। और तीसरी थी हमारी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन अगर आमने सामने की परिस्थितियां हो जाती है कि दोनों सरकारें एक कानून पर राजी नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार का कानून वहां पर मान्य होगा। एकात्मक सरकार कौन सी होती है? जिसे हमने संघात्मक देखा, भी दो सरकार होती है कम से कम। एकात्मक में एक ही सरकार होगी, मेन केंद्र सरकार, सारी पावर केंद्र के पास होगी। वहां राज्य सरकार या तो होगी नहीं, राज्य सरकार होगी तो वो केंद्र के कहने पर ही काम करेगी, उसको अलग से शक्तियां नहीं मिलेगी, उसको केंद्र सरकार ही शक्तियां देगी, केंद्र सरकार ही आदेश देगी। तो यहाँ पर यानी कि मेन एक ही सरकार होगी, केंद्र सरकार, सारी पावर उसके हाथ में होगी। वो होती है हमारी एकात्मक शासन प्रणाली। नगर पालिका या नगर निगम के क्या अंतर है? इनका अंतर केवल जनसंख्या के आधार पर होता है। मैंने आपको बताया था भी, जो हमारे नगर हैं, जो हमारे शहर हैं, इनको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे छोटी इकाई जो हमारी नगर की होती है वो नगर पालिका होती है। उसके बाद आता है नगर परिषद, उसके बाद आता है नगर निगम। इनका केवल जनसंख्या का डिफरेंस के आधार पर होता है। मिनिमम 1 लाख तक जनसंख्या होती है वो नगर पालिका होती है। 1 लाख से कम वाली जनसंख्या वाला अगर कोई शहर है ना, तो वो नगर पालिका में उसकी गिनती होगी। 1 लाख और 5 लाख के बीच में जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना, वो नगर परिषद कहलाएगा। और 5 लाख से ऊपर वाला अगर कोई शहर है वो नगर निगम कहलाएगा।
जैसे कि हमारा हिसार नगर निगम है, जैसा कि हमारा पड़ोसी जो नगर है सिवानी नगर पालिका है। तो ये जनसंख्या का डिफरेंस होता है, इसके आधार पर हम शहरों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो नगर पालिका की अपेक्षा नगर निगम एक तो बड़ा होता है। नगर निगम के क्योंकि क्षेत्र बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उनके पास कार्य क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, तो उनकी स्वतंत्रताएं और उनको जो अधिकारक क्षेत्र है वो भी उनके ज़्यादा होंगे। संघीय व्यवस्था कैसे गठित की जाती है, संघ कैसे बनता है? तो संघ में हमने देखा कि 2 सरकार होती है, एक केंद्र होती है, एक राज्य होती है। केंद्र सरकार पूरे देश की समस्याओं का समाधान करती है, राज्य सरकार अपने राज्य की समस्याओं का हल करेगी। वास्तव में एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें मेन उद्देश्य होता है हमें पावर को शेयर करना। इस प्रकार हम केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पावर को बांटते हैं। संपूर्ण देश के लिए एक सरकार होती है जिसको हम केंद्र सरकार कहेंगे, अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती है, दोनों सरकारों के पास शक्तियां भी अलग अलग होती है। संघ बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके बताए मैंने, कमिंग टुगेदर में राज्य सरकार केंद्र के पास बराबर पावर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड यहाँ पर कमिंग टुगेदर है। दूसरा संघ बनाने का तरीका होल्डिंग टुगेदर के अंदर केंद्र के पास पावर राज्य की तुलना में ज़्यादा होगी, जैसे भारत रूस में होल्डिंग टुगेदर है। संघीय सूची क्या है? संघीय सूची कुछ विषयों की एक सूची है और संघीय सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। और संघीय सूची में विषय होंगे कौन से? ऐसा विषय जो देश से जुड़ा हुआ है, जैसे रक्षा का विषय है, वित्त का विषय है, विदेश विभाग है, बैंकिंग है, डाकतार है, संचार व्यवस्था है। ये सभी विषय जो देश से जुड़े हुए हैं ये हमारी संघीय सूची में डाले गए हैं, इसलिए इन पर कानून हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, क्योंकि राज्य सूची में ऐसे विषय डाले जाते हैं जिनका लेना देना राज्य से ही होता है। स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, पुलिस का, कृषि का, सिंचाई का, व्यापार का, वाणिज्य का, जो केवल एक राज्य से ही जुड़े होते हैं मुद्दे, उन पर कानून फिर राज्य सरकार ही बनाएगी। समवर्ती सूची में भी कुछ विषयों की सूची ये है जो हमने तीन बताई थी आपको सूचियाँ। इसमें जो विषय डाले गए हैं वो ऐसे विषय हैं जो कम से कम 2-3 राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है, तो वो विषय हमने समवर्ती सूची में डाल दिया। इस पर फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर, जैसे शिक्षा, ट्रेड यूनियन, व्यापार यूनियन का है, इसमें ऐसे विषय आएंगे जो 2-3 राज्यों से जुड़े होते हैं, वो हमने समवर्ती सूची में डाल दिया। फिर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएगी, लेकिन लास्ट में अगर दोनों में सहमति नहीं हो पाई तो कानून केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। अब अवशिष्ट अधिकार, उस दिन मैंने आपको बताया था जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ उस समय के बाद में कोई विषय बना है। उससे पहले तो विषय था तो वो तो हमने 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में जो विषय आया है उसको हमने अवशिष्ट अधिकार में डाल दिया है और उस पर केंद्र तथा राज्य सरकारें उस पर तीनों भी सूचियों के अलावा, जैसे हमने केंद्र सूची में केंद्र सरकार को दिया, राज्य सूची में राज्य सरकार को दिया, समवर्ती सूची में दोनों को दिया, बाकी जो विषय है वो हमने अवशिष्ट अधिकार में दिए हैं और इन पर कानून हमारे केंद्र सरकार ही बनाएगी। भारतीय संघ में सरकार के स्तर 2 प्रकार की सरकार, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। बाद में हमने हमारा एक तीसरा स्तर भी इसमें शामिल किया जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है और हमारी जिला परिषद है। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या है? तो हमारे देश में फिलहाल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में 2 केंद्र शासित, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले एक राज्य होता था, उसके बाद में पिछली साल जब धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक 2 केंद्र शासित राज्यों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। तो अब हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और
केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है भी ऐसा हिस्सा जो इतना छोटा है कि ना तो उसको हम राज्य बना सकते कि उसका एरिया कम है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। ये पहले 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते थे। अब 2, जो जम्मू को राज्य का दर्जे से हटाकर जो केंद्र शासित प्रदेश 2 बने, 9 हो गए हमारे। मतलब ये इतने छोटे, ना तो इनको राज्य बनाया जा सकता, ना किसी दूसरे राज्य में इनको शामिल किया जा सकता। तो फिर राज्य अलग नहीं है तो इनकी, इसका मतलब यहाँ पर राज्य सरकार नहीं है। राज्य सरकार नहीं है तो फिर यहाँ का शासन केंद्र सरकार देखती है, तभी तो इनको हम केंद्र शासित प्रदेश, जिनका शासन केंद्र सरकार चलाती है, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। दिल्ली हालांकि दोनों में आता है, दिल्ली की राज्य सरकार भी है, और क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है तो वहाँ पर केंद्र सरकार का भी होल्ड है। तो बाकी हमारे फिलहाल 9 केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य हैं। अलग अलग सरकारें अपने उत्तरदायित्व कैसे निभाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये जो अलग अलग सरकार है, ये इनकी जो जिम्मेवारी इनको मिली है, ये अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाती है? तो ये बात सबको पता भी, उत्तरदायित्व निभाने के लिए पैसा चाहिए। तो फिर ये पैसे का उपलब्ध भी कहाँ से, क्योंकि बिना पैसों के, बिना साधन के तो अपना उत्तरदायित्व ये निभाएगी कैसे? तो इस प्रकार संविधान में ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि सरकार के पास पैसा जनता से ही आना है, जो कर के रूप में इकट्ठा करती है सरकार। अब संविधान में ये डिवाइड कर दिया गया है, संविधान में ये लिखा हुआ अभी कौन सा कर तो केंद्र सरकार लेगी, कौन सा कर राज्य सरकार लेगी। कई टैक्स ऐसे भी हैं जो दोनों सरकारें अपने अपने हिस्सा भी डिवाइड करती है, उनसे होने वाली आमदनी आधी आधी भी, या 60-40% का जो भी है। इस प्रकार जो पैसा इनके पास आता है टैक्स का, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि कौन सा टैक्स कौन सी सरकार लेगी, उस पैसे से अपना ये उत्तरदायित्व निभाती है। केंद्र सरकार भाषा के नाम पर राज्यों का गठन क्यों नहीं कर रही है? हालांकि जिसमें देश आजाद हुआ उसके बाद में कई राज्य हमने भाषाओं के नाम पर गठित किए थे। अब केंद्र सरकार थोड़ा सा कतरा रही है भी भाषा के नाम पर राज्य गठन करना, क्योंकि इससे थोड़ा सा डर ये है कि अगर हमने भाषा के नाम पे राज्य बना दिए तो फिर एक एक भाषा का अलग अलग राज्य बन जाएगा, तो फिर देश की एकता को खतरा हो जाएगा। भाषाई समूह अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएंगे, इससे देश की एकता को खतरा हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि भाषा के नाम पर राज्यों का गठन ना किया जाए। तो ये 15 क्वेश्चन आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है, ये जो तीनों सूचियां, क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, 9 लिखना और 10 लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं, बाकी 15 क्वेश्चन याद करने हैं। धन्यवाद।